ईरान ने उन ममालिक को टारगेट किया है जो अमेरिकन को होस्ट करते थे और वहां से ईरान पर हमला होता था। उस डिवीजन में भी सिर्फ 17% अटैक डायरेक्ट इजराइल पे हुए, बकिया सारे सऊदी अरब और गल्फ स्टेट्स में हुए। और इंटरेस्टिंगली गल्फ स्टेट्स में उन्होंने दोहा को बिल्कुल उन अटैक से अलग रखा। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इजराइल के साथ उनके क्लोज टाइज रहे हैं, इसी वजह से हमने ये देखा है कि ईरान के ऊपर जो उनका व्यू पॉइंट था वो ज़्यादा रेडिकल था। और फिर आपने सऊदी अरेबिया की भी जो बात की, हुमा साहिबा, आप भी ये समझती हैं कि एक सऊदी अरेबिया से भी जो दूरी है रिसेंट पास में, कहा यह जाता है कि जो सूडान वॉर थी उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात इमर्ज कर गए। इवन अमरीकन जो लीडरशिप है उस तक कुछ बातें कन्वे करने की खबरें गर्दिश करती रहीं, जिसको रिफ्यूट किया गया सऊदी लीडरशिप की तरफ से। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। और दूसरा ये कि अब जो मुज़ाकरात की अगर मैं बात करूं तो उस पर यह कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से ये फ्रेमवर्क सामने आ रहा है कि न्यूक्लियर इशू के ऊपर आप टॉक्स को ज़रा डिले कर लीजिए, वो बाद में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हुर्मुज़ का मसला है उसको सेटल करने के लिए मैकेनिज़्म बनाया जाए। तो अमेरिका इस पर राज़ी हो जाएगा? नहीं, जो सुबह व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आया है उसमें तो वाज़े तौर पे ये कहा गया कि एक मीटिंग ऑनगोइंग है। और फिर ये स्टेटमेंट आया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये जो कंपार्टमेंटलाइज किया है ईरान में फ्रेमवर्क को, जहां न्यूक्लियर पे वो कहते हैं बात होती रहेगी लेकिन हुर्मुज़ को फंक्शनल कर दिया जाए, और उस फंक्शनल होने को लिंक किया है कि यूएस पहले अपना ब्लॉकेट खत्म करे। अब ये तो समझिए कि ऑपरेशनल इश्यूज है ना, डे टू डे ऑपरेशनल इश्यूज हैं, लेकिन जहां से आपने बात शुरू की थी वो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। सही। और सवाल ये है कि क्या वेस्ट एशिया में कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ रही है, उसके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में कोई चेंज आ रही है। और ये चेंज आज से नहीं शुरू हुई, ये मेरा ख्याल है कि जब दोहा पे अटैक हुआ था और बाद में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपने दिफाई फ्रेमवर्क का इंस्टीट्यूशनलाइज हिस्सा बनाया है, उसके बाद से आपको ये शिफ्ट नजर आता है। फिर अगर आप डिवीजन देखें ना अटैक की, तो वो बड़ी वाज़ेह है। ईरान ने उन ममालिक को टारगेट किया है जो अमेरिकन को होस्ट करते थे और वहां से ईरान पर हमला होता था। उस डिवीजन में भी सिर्फ 17% अटैक डायरेक्ट इजराइल पे हुए, बकिया सारे सऊदी अरब और गल्फ स्टेट्स में हुए। और इंटरेस्टिंगली गल्फ स्टेट्स में उन्होंने दोहा को बिल्कुल उन अटैक से अलग रखा। अब ये जो वॉर की ऑपरेशनल रियलिटीज थी, इसी के अराउंड आप जो नया सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप होता हुआ देख रहे हैं। आपको याद है पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस में भी एक मूव हुआ था और हुर्मुज़ को फोर्सफुली खोलने की एक रेजोल्यूशन पेश की थी गल्फ स्टेट्स ने, बिल्कुल, जिसको वीटो किया चाइना ने और रशिया ने। पाकिस्तान ने एब्सटेन किया क्योंकि पाकिस्तान मिडिल ऑफ द लाइन लेता है। तो मैं ये बात तवातुर के साथ कहती हूँ कि जी जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, ये जंग जिस दौर भी चले और जिस दौर भी खत्म हो, लेकिन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वेस्ट एशिया का तब्दील हो गया। इस वक्त आपको पता है डिस्पाइट अग्रेसिव यूज ऑफ फोर्स, बेइंतहा फोर्स इस्तेमाल कर रहा है इजराइल लेबनान में, लेकिन वो लेबनान में भी स्ट्रगल कर रहा है। एक हिजबुल्लाह सख्त जवाब दे रहा है, दूसरा अमेरिका ने उस पर रोक लगाई हुई है कि आप एक हद से आगे नहीं जा सकते। तो जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं उनके लिए तो इस वक्त एक नाइटमेयर बना हुआ है, और इस नाइटमेयर में मैं उनको आइसोलेटेड होता ज्यादा देखती हूँ और गल्फ स्टेट्स को भी इन टाइम सेम चॉइसेस करते हुए देखती हूँ। अभी एक समिट हो रहा है, मेरा ख्याल है पहली दफा जंग के बाद ये लोग इन पर्सन मिले हैं, और ये पूरा जो इन्होंने सोचा था ना, समझिए वो कोलैप्स हो गया। इब्राहिम एकॉर्ड्स कोलैप्स हो गया, रिकग्निशन ऑफ इजराइल कोलैप्स हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो रीथिंक होंगी, और मुझे लगता है कि गल्फ स्टेट्स का स्टांस में भी रीथिंकिंग आएगी। फिल वक्त तो आपको इजराइल के साथ ज्यादा नजर आते हैं। बिल्कुल, उनकी अलाइनमेंट जो है वो ज़्यादा इजराइल के करीब दिखाई दी है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है उसमें भी तब्दीली देखने को मिल रही है। हुमा साहिबा, ये जो गारंटी की बात होती है, ये बहुत बड़ा मसला है अदम एतमाद का। उसकी वजह यह है कि JCPOA की जो मेमोरी है
ईरान के जो एक पॉलिटिकल विजडम है उसकी तकाजा वो ये करती है कि जिस तरह पहले हमने डील की, हम हर चीज़ मान गए, जो आपने कहा हमने उसको कबूल किया, तो 2018 में आपने विदड्रॉ कर लिया, यूरोपियन गारंटीज़ भी काम नहीं आई, तो अब किस तरह से हम ट्रस्ट करें इसके ऊपर? तो ये गारंटर कौन बन सकता है? शी जिनपिंग या फिर पुतिन जो है प्रेशराइज कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि वो ऑनर करें अपने वर्ड को, या आपको लगता है कि इट्स बियॉन्ड एनीबॉडीज कंट्रोल? मेरे नहीं ख्याल कि इस तरह का इन्फ्लुएंस है कि ईरान से कोई डिसीजन वो करवा सके। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के पास बहुत सारे पत्ते हैं या ईरान का हैंड स्ट्रांग है। मेरा ख्याल है कि ईरान का हाथ बहुत वीक है। अच्छा, लेकिन ईरान खेल रहा है बहुत स्मार्टली। वो इस तरह के ईरान जो है वो इंगेज भी रखता है, कन्फ्रंटेशन तो चल रही है लेकिन ओपन जंग में नहीं जाता है। तो इस वक्त हुर्मुज़ में छेड़छाड़ हो रही है लेकिन वो ओपन कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाता। फिर वो उसने इंडल्ट किया अपने आप को शटल डिप्लोमेसी में। वो इस्लामाबाद 2 दफा आए, वो सऊदी अरब दोहा गए, फिर वो मॉस्को गए और वो वापस भी आने को तैयार है इस्लामाबाद। लेकिन अब अमेरिका को लगा कि उनकी लिटरली बेइज्जती हुई है, जिसका इशारा भी किया जर्मन चांसलर ने कि अमेरिकन आए और मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये बहुत स्मार्ट फुटवर्क है जो ईरान, मुझे लगता है बाय डिजाइन अमेरिका के साथ फेस टू फेस इंगेज नहीं हुआ और उसने एक फ्रेमवर्क भेजा और उस फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू हो रही है। तो अमेरिका में अभी भी उस पर बात हो रही है और बातें बाहर आ रही हैं कि उनको ये फ्रेमवर्क पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उनकी वॉर की ट्रॉफी नहीं बन रही। लेकिन आप देखिए कि ये जो जिस तरह पहले ईरान ने वॉर के थिएटर को एक्सपैंड किया था, उस पे हमला किया था इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, और उसने अमेरिकन टारगेट्स को लेजिटिमेट करके सारी गल्फ स्टेट्स को जंग का हिस्सा बना दिया, सऊदी अरब तक को बना दिया जंग का हिस्सा। इसी तरह वो डिप्लोमेसी के थिएटर को वाइडन किया उसने, शटल डिप्लोमेसी की, और फिर वो मॉस्को में बैठा और मॉस्को में पुतिन ने उसकी कमर पर पूरा हाथ रखा, जहां उनकी स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैक्ट की बात हुई। और आप जो बात कर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना, इस जंग में 2 बातें पता चली हैं। ईरान की स्ट्रेंथ न्यूक्लियर तो ईरान था ही नहीं ना जी। न्यूक्लियर तो सामने वाले थे। ईरान की स्ट्रेंथ थी मिसाइल्स, ईरान की स्ट्रेंथ थी हुर्मुज़। वो ये 2 कार्ड्स हैं जिसपे ईरान खेलते हैं, और जो मिसाइल्स की सप्लाई है वो उसको शायद बल्कि तकरीबन यकीनन रशिया से अनइंटरप्टेड है। इस वक्त मसला ये हुआ है कि जो हुर्मुज़ का अमेरिका ने ब्लॉकेट किया है, ये पेनफुल है ईरान के लिए, बिल्कुल, क्योंकि ईरान के ऑयल की तरसील रुक गई है। तो इस ब्लॉकेट पे अमेरिका खड़ा रहना चाहता है। ईरान चाहता है कि ये ब्लॉकेट हटे, मैं हुर्मुज़ बगैर किसी शर्त के खोल देता हूँ, जैसे पहले खोल दी थी। देखिए ना, जब हुर्मुज़ कब खोली थी, जब लेबनान का सीज़फायर हुआ था, हुर्मुज़ खोल दी गई थी। उसके बाद अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया उन्होंने हुर्मुज़ पे, दोबारा अपना कंट्रोल पार्शली अब कंप्लीटली। लेकिन जब वो अरागची साहब ने ट्वीट किया था कि हुर्मुज़ इज कंप्लीटली ओपन, तो IRGC ने तनकीद कर दी उस पर। तो वो आपको लगता है कंसेंसस से हुआ था वो, या इसी का ब्लो बैक है कि अब फैसला नहीं लिया जा रहा इस नौयत का? नहीं, ब्लो बैक तो नहीं है, ये काउंटर स्ट्रैटेजी है और काउंटर स्ट्रैटेजी है। कुछ ब्लो बैक अमेरिका के लिए हैं। अमेरिका का ख्याल था, उन्होंने ईरान को इतना ब्राउबीट कर लिया है कि आप इमेजिन करें ऑल द वे टीम आ जाए इस्लामाबाद और मुलाकात किए बगैर वापस चली जाए। ये भी तो अनहर्ड ऑफ था ना जी। या अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, ये भी अनहर्ड ऑफ था। तो ईरान ने अपना स्टैचर बुलंद किया है इस वॉर से, वो इससे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अब काउंटर स्ट्रेटजी आ रही है UAE की तरफ से, जिसका मास्टरमाइंड इजराइल है, ये बात जहन में रखिए। उनको वो प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, डिफेंस स्ट्रेटजीज भी दे रहे हैं। और अभी जो समिट है उसमें यही फैसला होना है कि जी ईरान से अगर ये जंग कंटिन्यू होती है, वो चाहते हैं कि हो, तो फिर उसको किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा अपने आप को सेफ रखते हुए। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है और जो शटल डिप्लोमेसी है, ये जो कपल किया है जिस तरह से ईरान ने इसको, ये इफेक्टिव रहा है, दो बीइंग अ वीकर स्टेट।